Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया के मित्रों का अभिनंदन और स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे दोस्त और प्रदेश प्रवक्ता हेमराज जी भी मौजूद हैं। इससे पहले कि कुछ कहूं, मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के कारण हम सबका बहुत गर्व की बात हुई है और आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि इनको बधाई और शुभकामनाएं मिले। दूसरी बात है कि अब आपको बताते हैं दो इश्यूज पर हम बात करना चाहते हैं। पहला है कि अति पिछड़ों के मसले पर भारतीय जनता पार्टी लगा के कथनी और करनी में भारी अंतर है। वो लोग अति पिछड़ा विरोधी रुख अपनाए हुए हैं, जिसके कारण बहुत ही लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, उनका ये कहना है कि अति पिछड़ों को इतना घृणा है कि महापुरुष, आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे महान हस्ती की जयंती मनाने के लिए भी मना करते हैं। उसके बजाय वो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही जयंती मनाई जाए और किसी की नहीं मनाई जाए। बताइए, कर्पूरी ठाकुर का योगदान क्या किसी से कम है क्या, जो ऐसी बात करते हैं? अति पिछड़ों को ये सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखना चाहते हैं, बल्कि ये कह दें कि उनसे वोट लेना पसंद करते हैं, लेकिन हक देना नापसंद है। उससे ज्यादा ये कहने की जरूरत है कि उनके लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को केवल मजदूर समझती है, बल्कि उनकी हैसियत गुलामों जैसी है। इसलिए कुर्सी लगाने से, झंडा लगाने से, कुर्सी को आगे पीछे करने से, इससे बड़ी बात और कुछ उनके लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में भी अति पिछड़े को देखना नहीं चाहती, उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहती। मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूं कि उनके बड़े बड़े अति पिछड़े के नेता ये कहते हैं, ये जो बात मैं कह रहा हूं कि हमको ये लोग जूते की नोक पर रखना चाहते हैं, जूते की नोक पर रखते हैं। आप समझ सकते हैं किस हद तक ये लोग जाते हैं नीचे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कम से कम अति पिछड़ों के लिए। दूसरा मसला जो है, आपको बता दें कि अभी जैसे हम लोगों ने मनाया कल अमर शहीद रामफल मंडल जी की पुण्यतिथि, उनको जैसे ही पता लगा कि हम लोग पिछड़ा नेता अमर शहीद रामफल जी को याद कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी तरफ से भी शुरू कर दिया। पिछले कई सालों से, 10 साल से तो मैं जानता हूं कि उन्होंने कभी नहीं मनाया रामफल मंडल जी का कार्यक्रम। तुरंत उन्होंने गूगल से लोड किया और उसको फ्रेम करा के 2-4-10 लोगों ने उसको माला पहना दिया। ये है उनका काम करने का तरीका, यानी काम नहीं, केवल झूठ प्रचार करना, झूठ बोलना, ये उनकी अपनी शहादत है, अपनी बात है। इस संदर्भ में एक बात और बता देना चाहते हैं कि कल हमारे जेडीयू ऑफिस में भी शहीद रामफल मंडल जी की जयंती मनाई गई थी। उसी तरह से कुछ लोगों ने अच्छे संख्या में, मेरे ख्याल 150-200 लोग होंगे, वो एक पहाड़ी पर पटना पे एक जगह है जहां पर उन्होंने मनाया था। उनके 2 डिमांड थे। एक तो ये थे कि इस मोड़ को रामफल मंडल मोड़ कर दिया जाए और वहां पे जगह जो है उस पर एक मूर्ति लगा दिया जाए रामफल मंडल जी के। ये उनका डिमांड था। साथ ही साथ उनका इतना जोश भरा हुआ था, कल इतना आगे बढ़ के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, साहब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि हम लोग के लिए कुछ नहीं करती सिवाय बात करने का, और ये सचमुच में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है,
बीजेपी का माने है बड़का झूठा पार्टी, ये सही है। इसीलिए क्या कहते हैं, लगातार ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपको बता दें कि उन लोगों ने ये तय किया, कल पहाड़ी पर के लोगों ने तय किया कि साहब हम लोग 25 तारीख को, यानी परसों होकर के, आज तो 24 है, कल के बारे में हम लोग 1000-2000 लोग आएंगे। पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा के लोग, उसमें अधिकतर जो थे वहाँ मौजूद थे, वो धानुक समाज के लोग मौजूद थे। बोले सब लोग आएंगे और 25 तारीख को मीटिंग करेंगे। उन्होंने यही कहा है कि मीटिंग हम लोग आज जगह खोज के, उन्होंने हमको ये बताया कि विद्यापति भवन में जगह बड़ी मुश्किल से मिली है, 1 बजे से और 5 बजे के बीच में वहाँ वो लोग रहेंगे। और उसका उद्घाटन उन्होंने ये कहा कि हम उद्घाटन के लिए बुला रहे हैं दामोदर राउत, माननीय एमएलए दामोदर राउत जी को, और आप जो है उद्घाटन के लिए, और हम आप जो है हमारे मुख्य अतिथि रहिएगा। और 25 तारीख को आइए, हम लोग 1000-1500 लोग आएंगे, और आगे की रूपरेखा, आगे कैसे काम करना है अति पिछड़ों को, ये कम से कम बताइए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहेव कर रही है हम लोग के साथ, जिस तरह से काम कर रही है हम लोग के साथ, बहुत अन्यायपूर्ण है। इसको बदलना होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारे अति पिछड़ों को बताना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है। आप समझ सकते हैं कि जब उनको लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है और सच प्रचार हो रहा है कि हम लोग अति पिछड़ा विरोधी हैं, उसको दिखलाने के लिए कि हम अति पिछड़ा विरोधी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कल साहनी साहब जो नए नए एमएलसी हुए हैं, उनको उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस बना दिया, लीडर ऑफ काउंसिल बना दिया। यानी आप समझ लीजिए कितना डर गए हैं वो लोग। जबकि सच बात यही है कि उनके मन में जो बैठा हुआ, आप सोचिए, जो पार्टी कर्पूरी ठाकुर के ऐसा कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, हुआ नहीं अति पिछड़ा का, उसको भी कहते हैं कि इसकी इनकी जयंती नहीं मनाई जाए। जितना काम कर्पूरी ठाकुर ने किया है अति पिछड़ों का, उतना किसी ने नहीं किया, चाहे कॉलेज में एडमिशन का हो या क्या कहते हैं नौकरी का हो। उसी को हमारे नीतीश जी ने और आगे बढ़ाया, और बढ़ा करके 18% रिजर्वेशन कर दिया, बल्कि 20% रिजर्वेशन सब जगह कर दिया। इन द सेंस कि चाहे शहर निकाय हो या क्या कहते हैं और कोई भी इलेक्शन हो, इन द सेंस की। राजीव रंजन जी को अब इनका आदेश हुआ कि हमें भी अपने बात रखनी चाहिए। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने 9 साल के शासन काल में जो किया है, उससे तो साफ अंदाजा लग गया, ये बात जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों का घोर विरोधी है। वो दलित और पिछड़ों के तरक्की से उनको नफरत है, दलित और पिछड़ों के उत्थान से नफरत है। ऐसी पार्टी का 2024 में निश्चित रूप से सफाया होना चाहिए। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जाति गणना को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। इससे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2011 के बाद जो देश में जनगणना होनी थी 10 साल के बाद 21 में भारतीय जनता पार्टी ने जनगणना नहीं कराया देश में। और 21 में जब जनगणना नहीं कराया, उस समय कोरोना का बहाना करके टाल गई जनगणना को। तो इसके बीच में आप देखिए कि दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देशों ने, जो कोरोना काल से जूझ रहे थे, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने अपने अपने देश में जनगणना कार्य को 2022 में पूरा कर लिया है। 150 साल में भारत में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना नहीं कराया गया। ये जो मोदी जी कहते हैं कि हम इतिहास रच रहे हैं, तो ठीक इतिहास उन्होंने एक बना दिया कि 150 साल में लगातार
हर 10 साल पर जनगणना होती रही, लेकिन भारत में इस बार जनगणना नहीं कराया। पाकिस्तान जैसा गरीब देश ने भी अपने देश में जनगणना करा लिया 2022 में। अमेरिका ने तो 2021 में ही जनगणना करा लिया अपने देश में, और भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं कराई जनगणना। फिर 2026 में देश में नया परिसीमन होना है, तो उस समय संवैधानिक संकट खड़ा होगा इस देश के अंदर। 2026 में कैसे होगा नया परिसीमन, ये देश के सामने चुनौती है। तो मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता से लेकर नीचे तक सारे नेताओं के अंदर इस बात के लिए बहुत दर्द है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित की गई है, और 11 के बाद अभी जो आबादी बढ़ी है देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों की, उस हिसाब से सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। तो जब जनगणना ही नहीं कराया भारत सरकार ने, तो फिर ये नया परिसीमन नए जनसंख्या के हिसाब से कैसे मिलेगा? ये देश के सामने एक बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न होने जा रहा है। और साथियों, ये हम जिस बिहार में रहते हैं, हमारी सरकार ने सभी दलों के नेताओं को लेकर के केंद्र के पास गई और केंद्र सरकार से, मोदी जी से ये मांग किया कि बिहार में आपने तो जनगणना नहीं कराया, लेकिन हम बिहार में जाति गणना कराना चाहते हैं। चूंकि जाति गणना नहीं कराने से जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनके विकास के लिए हम एक अच्छी योजना नहीं बना पा रहे हैं, उसमें जो है दिक्कत आ रही है। इसलिए उनके लिए विकास के रास्ते खुले, विकास का उनके घर तक पहुंचा विकास, इसके लिए जरूरी है कि जाति गणना हो, ताकि इससे अंदाजा लगाया जा सके कि किस समाज का, किस जाति का लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से किस स्तर पर है। तो केंद्र की सरकार ने इस पर मना कर दिया कि हम नहीं करा सकते हैं। तो फिर बिहार की सरकार ने, बिहार के मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को लाया, सर्वदलीय बैठक बुलाया। सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों के लोगों ने जो है इसका पुरजोर समर्थन किया, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया कि जब केंद्र सरकार नहीं करा रही है जाति गणना, तो हम लोग, बिहार की सरकार अपने खर्चे से राज्य में जाति गणना कराएगी। तो सभी दलों के लोगों ने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी भी खुली तौर पर उसने भी समर्थन किया। लेकिन दुखद बात यह है कि अंदर तो समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सड़क पर आकर इसी जाति गणना के विरोध में वो भ्रामक प्रचार करने लगती है, और कोर्ट में उनके लोग, उनके भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध रखने वाले यूथ फॉर इक्वलिटी एक संस्था है, उसके लोग और संगीत कुमार, रागी, मक्खन लाल जैसे लोग कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं, और फिर जो है कुछ दिनों तक काम बाधित होता है जाति गणना का। फिर इधर हाल फिलहाल में जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जाति गणना अवैध नहीं है, वैध है, इसको होना चाहिए, तो जो आधार सरकार ने अपना पेश किया, जो अपना तर्क पेश किया कोर्ट के सामने, उन लोगों का तर्क फीका पड़ गया। चूंकि हम लोगों ने माना कि यह सत्य की जीत हुई है, फिर उसके बाद सरकार अपना काम जाति गणना का, जबकि उस समय पहले ही चरण में लगभग 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन पुनः जब सरकार ने अपना काम शुरू किया, इधर ये लोग फिर इनके लोग जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तो आश्चर्यजनक बात तो यह है कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र साफ हो जाता है।
जब अखबारों में बयान देना होता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम जाति गणना के विरोध में नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में कार्रवाई की बात आती है तो तरह तरह के जो है अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और तरह तरह के लोगों को खड़ा करके, बड़े महंगे महंगे वकील खड़ा करके अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इनकी जो मंशा है वो साफ जाहिर हो चुकी है इनके मंशा से कि ये पिछड़ों और दलितों का घोर विरोधी है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि अभी जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रोक लगाने से इनकार किया, एक तारीख तय कर दी, तो ये जो है अपना भारतीय जनता पार्टी का सॉलिसिटर जनरल जो है उसके माध्यम से फिर ये हाजिर होते हैं कोर्ट में और फिर अपना पक्ष रखते हैं कि ये जाति गणना नहीं होना चाहिए। तो इनके चेहरे से नकाब हट चुका है, काली करतूत से पर्दाफाश हो चुका है। इनके काली करतूतों को जनता के सामने हम लोग लाना चाहते हैं और हम लोग बार बार इस बात को रख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जाति गणना में पुरजोर विरोध कर रही है। तो साथियों, इस तरह से ये अपने क्रियाकलापों से देश की जनता को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को गुमराह कर रही है, फिर उसको झांसे देने की कोशिश में लगी है। और तो और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन, उसने जो है संविधान पर अंगुली उठाई है और उन्होंने कहा कि देश का संविधान जिसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है, समता की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की धारा की बात कही गई है, ये सब गलत है, इस संविधान को बदलना चाहिए। तो क्या मतलब लगाया जाए कि प्रधानमंत्री और उनके आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं वो इस तरह की बात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो अपना लेख प्रकाशित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा साजिश है कि फिर अगर 2024 में इनकी सरकार आती है तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।